रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वो टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर ना जाकर वो कहीं दूर भाग जाए छोटू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी दोनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग सकने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ता है स्त्री का अपना मन। नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गुरु गंभीर पद पर आसीन हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दुर्दम्य साहस भी स्वमेव ही चला आता है। अपनी सुसुप्त शक्ति को पहचानने भर की देर होती है बस। नहीं, वो हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को दृढ़ता का पाठ पढ़ाती, तौलती, परखती वो टैक्सी में जा बैठी। रामबाग अपने घर का पता बताकर उसने छोटू को सीट पर बिठा दिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स से उसने छोटू के दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। छोटू उससे टिक कर अधलिटा हो गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया तथा आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल प्रवास की एक एक बात उसके सिर पर हथौड़े सी बज रही थी। विदा लेते समय छोटी ननंद सरिता ने भावावेग में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा था, अपनाया है तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। सच्चाइयों से घबराकर संबंधों के प्रति बेईमान नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ बच्चे का संबंध किसी भी सहमति का मोहताज नहीं होता। ईमानदारी से भी अधिक जरूरी साहस है इस रिश्ते में। अपनी भर्राई हुई टूटती आवाज में कहकर वो कार में बैठ गई थी। सरिता वहीं घर के गेट पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही थी। वापसी के पूरे सफर में सरिता की कई बातें उसके दिमाग में घूमती रही थी। वो रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला कर अपने भीतर का सारा आक्रोश निकाल देना चाहती थी। क्यों उसके आसपास के सारे लोग इतने स्वार्थी होकर सोच रहे हैं? क्यों सरिता के सिवा किसी अन्य को उसका दर्द दिखाई नहीं देता? इतना निर्मम तथा कठोर कैसे हो सकता है कोई? यूं तो वो जब भी ससुराल से लौटी है कभी खाली नहीं लौटी। माँ तथा बड़ी ननंद सुषमा जिज्जी की तीखी कड़वी बातों से भरा दुखी हताश दिलो दिमाग लेकर ही लौटी है। पर 1.5 साल पहले जब पहली बार नन्हे से छोटू को गोद में लिए ससुराल आई थी तो इन्हीं माँ तथा जिज्जी ने हम दोनों को जैसे पलकों पर उठा लिया था। पोते को गोद में उठाए दादी पूरे मोहल्ले में घूम आई थी। रोज शाम के वक्त उसकी नजरें उतारती। और अब एक सच ने मानो ममता, प्रेम, वात्सल्य सब पर डाका ही डाल दिया था। आने से पहले उसे तनिक भी अंदेशा नहीं थी कि वहाँ ये सब हो जाएगा। अनमनी अवश्य थी। पहली बार अकेले जा रही थी, जबकि लड़कियों की परीक्षाएं सिर पर थी। बुआ के पोते के नामकरण पर जाना कोई इतना ज़रूरी तो नहीं था, पर मानो नहीं माने। दरअसल उसका ससुराल और बुआ सास का घर एक ही मोहल्ले में है। इसीलिए उनका तर्क था कि बुआ के घर की खुशी में सम्मिलित होने के बहाने वो ससुराल वालों से भी मिल आएगी, साथ ही सारी बिरादरी से भी मेल मुलाकात हो जाएगी। एक तरह से मानो ने उसे जबरन ठेल ठाल कर भेजा था। उसे चिढ़ हो रही थी मानो की बचकानी जिद पर। वो उसके पीछे छिपी उनकी मनसा को भांप नहीं पाई थी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। ससुराल का ड्राइवर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंची तो वहाँ की हवा में उसे कुछ भारीपन सा लगा था। माँ व जीजी दोनों ही कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही थी। छोटू को भी दोनों में से किसी ने हुलस कर पहले की भांति गोद में उठाकर लाड प्यार की बौछार नहीं की थी। उसका जी तो उसी समय हुड़क गया था। जेठानी रमा औपचारिक नमस्ते के बाद रसोई में जा घुसी थी। कुछ देर बाद चाय, नाश्ता व छोटू का दूध रख कर फिर गायब हो गई। नौकर से कहकर माँ ने उसका सामान ऊपर वाले छोटे कमरे में रखवा दिया था। शाम 5 बजे बुआ के घर के लिए निकलने व अभी जाकर आराम करने की हिदायत देकर दोनों उसे बैठक में अकेला छोड़कर निकल गई थी। उसका व छोटू का खाना भी
जिज्जी ने ऊपर ही भिजवा दिया था, जिसका एक निवाला तक उसके गले से नहीं उतरा था। 4 साढ़े 4 बजे वो नीचे आई तो देखा माँ ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी ननंद के घर जो जो नेग लेकर जाने हैं वे सब पलंग पर फैला रखे थे। उसे सब दिखाती हुई माँ बोली, छोरियाँ चाहे बूढ़ी ही क्यों न हो, रहेंगी छोरियाँ ही घर की। माई बापू और भाई का साया सिर पर से उठ गया तो क्या हुआ, भौजी तो जिंदा है ना अभी। मेरे होते कभी मायके की कमी ना अखरेगी तुम्हारी बुआ को। इतने दिनों के बाद आई है उसके घर में खुशी, सारी बिरादरी देखेगी, इसीलिए करना पड़े है ये सब। लहू लुहान कलेजे के बावजूद हंसी ने एक हिलोड़ ले ली थी, जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। दोहरी बातें करने में पारंगत है माँ। तोहफे तो उसके पास भी थे। मानो ने अपनी माँ, जिज्जी, भाई भाभी तथा बच्चों के लिए अलग अलग उपहार भेजे थे। सब ज्यों के त्यों रखे थे बैग में। जब बैग खोला तो सारे उपहार मुंह चिढ़ाते से लगे उसे। ये जो सब मिलकर उसकी भावनाओं की, ममता की हत्या करने पर तुले हुए हैं, उन्हें किस कलेजे से जाकर थमाए उपहार। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो उठी और अपनी तरफ से बुआ को देने लाए हुए उपहार निकाल लाई। बुआ तथा उनकी बहू की साड़ी व नवजात पोते के लिए चांदी के तार में काले मोतियों वाले कड़े लाई थी वो। माँ को दिखाकर ये सामान भी उसने अन्य वस्तुओं के साथ पलंग पर रख दिया। कुछ भी हो, बिरादरी के सामने तो घर की बातों को ढक कर ही रखना पड़ता है। बहू होकर वो अलग से कैसे करेगी लेन देन। मन की कड़वाहट मन में ही दबा ली थी उसने इस समय। कुछ ही देर पहले तो माँ ने छोरियाँ जनने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये इसका अपना जाया नहीं है, जिज्जी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साग बिन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वो आंगन के ठीक ऊपर लगे लोहे के जाल की मुंडेर पर खड़ी सुन रही है। अभी नहाकर निकली थी वो। सफर में पहने अपने व छोटू के कपड़े धो डाले थे उसने, तार पर सूखने को डाल रही थी। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना मानो तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल तक भनक तक न लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है, इस अपाहिज से पीछा तो छुड़ाना ही होगा भाई का। जिज्जी की जहरीली फुफकार से उसका रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती है उनका बेटा उसके बहकावे में आ गया है। वो सिसक उठी। बेशक अलग गृहस्थी बसाकर बैठी है, पर बहू है घर की तो बहू बनकर रहे। सिर पर चढ़कर नाचने न देंगे। मानो अनाथ नहीं है, उसके सिर पर माँ का साया है अभी। बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं। माँ के कहे शब्द सुनकर कलीजा बर्फ हो गया था उसका। हाथ पांव सुन्न हो गए थे। घर भर के ठंडे व उपेक्षित व्यवहार का कारण पल भर में उसे समझ आ गया था। उसे ट्रेन पर बिठाते ही मानव ने इन लोगों के आगे वो सारा सच उगल दिया था, जिसे वे दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपा कर रखते थे। माँ ने क्या आग उगली, जिज्जी ने क्या दंश दिए, सब बेमानी हो गए थे मानव के विश्वासघात के आगे। अपना वश नहीं चला तो उस पर घर वालों का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे मानव। यही चूक गए। मानव पहचान नहीं पाए उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूर्ण रूपेण माँ बन गई थी बेटे की। ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरीर में कुछ दोष है तो है, इस नन्ही सी जान की सेवा के लिए परिवार या मानव कौन होते हैं रोड़ा अटकाने वाले। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन अचानक से एक अनजान बालक को गोद में डाल दिया और कहा ये लो बेटा बना लो, फिर कह दिया नहीं ये बेटा नहीं हो सकता, छोड़ आओ कहीं। वो हैरान थी कि कमी उजागर होते ही बेटे पर जान न्यौछावर करने वाला पिता इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है। भीतर की सारी उथल पुथल भीतर ही समेटे ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती वो बुआ के घर में सबसे मिलती मिलाती रही। नामकरण से लौटकर रात को माँ तथा जिज्जी ने उसे आ घेरा था। उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था कि उसने सबसे इतना बड़ा झूठ बोला कैसे।
शक तो पहले से ही था। न दिन चढ़ने की खबर लगने दी, न दर्द उठने की। सीधा छोरा जनने की खबर सुना दी थी। छोरा ना हुआ, कुमड़ा हो गया कि गए और तोड़ लाए। अब मानो नहीं चाहता है तो तू क्यों सीने से चिपकाए है उस छोरे को? छोड़ क्यों नहीं देती इसे? पता नहीं किस जात कुजात का पाप है। अच्छा हुआ कि छोरा अपाहिज निकला, वरना हमें कभी कानो कान भनक न होती। बिफर तो सुबह से ही रही थी दोनों, पर पता नहीं कैसे जब्त किए बैठी थी। शायद उन्हें डर था कि ये सब बातें उठते ही क्लेश मच जाएगा घर में। उसके रोने बिसूरने, विरोध तथा विद्रोह के स्वर इतने ऊंचे न हो जाएं कि उनकी गूंज बुआ के घर एकत्र हुए मेहमानों तक पहुंच जाए। सबको पता था कि वो आई हुई है, विशेष तौर पर समारोह में सम्मिलित होने। बिफर कर कहीं वो वहाँ जाने से इनकार कर देती तो बिरादरी में माँ सबको क्या बताती उसके ना आने का कारण। सिर झुकाए बैठी वो सोच रही थी कि यदि छोटू की माँ का कुछ अता पता होता तो मानो अवश्य ही उसे वापस सौंप देता बच्चा। पर वो फिलहाल अनजान लड़की तो बच्चा जनने वाली थी जब मानो के नर्सिंग होम में पहुंची थी। आधी रात का समय, स्टाफ और मरीज अधिक नहीं थे उस समय। बस एक आपातकालीन मरीज की देखभाल करने के लिए रुके हुए थे मानव। कुछ ही पलों में बच्चा जना और पता नहीं चुपचाप कब बच्चा वहीं छोड़कर भाग निकली थी वो लड़की। पहले तो मानो घबरा गए, पुलिस को सूचना देनी होगी। फिर अचानक उनकी छठी इंद्री सक्रिय हो उठी। लड़का है जो यूं इसे पैदा करके छोड़कर भाग निकली है, वो वापस आने से तो रही। उन्होंने तुरंत उसे फ़ोन किया तथा अस्पताल बुला लिया। एक बिस्तर पर लिटाकर पास ही पालने में वो नवजात शिशु लिटा दिया। सुबह होते होते ये खबर चारों ओर फैल गई कि रात में पुत्र को जन्म दिया है डॉक्टर साहब की पत्नी ने। सब हैरान थे। अच्छा, मैडम गर्भवती थी, पता ही ना चला। आस पड़ोस भी हैरान था। सबको डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया। वैसे भी वो कहाँ ज़्यादा उठती बैठती थी पड़ोस में। छोटे शहरों में भी आजकल वो बात नहीं रही। कौन किसकी इतनी खबर रखता है। बधाइयाँ दी गई, मिठाइयाँ बांटी गई, जश्न हुए। यही माँ और जिज्जी बलाएं लेती ना आघाती थी। और अब इतना जहर। 5 बजे की ट्रेन थी उसकी वापसी की। उसके निकलने से घंटा भर पहले सरिता आ पहुंची थी उससे मिलने। कोई और वक्त होता तो वो 100 गिले शिकवे करती अपनी प्यारी ननन, अपनी बचपन की सखी सरिता से। पर जब से आई थी इतने तनाव, क्लेश और परेशानियों में फंसी थी कि उसे स्वयं भी कहाँ याद रहा था एक बार सरिता को फ़ोन ही कर लेती। सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों वो कल बुआ के घर भी नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर 2 बातें करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांसें भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ती थी एक ही कक्षा में। पक्की सहेलियां थी दोनों। सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर से अमरूद तोड़कर चुराने हो या पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मारनी हो, दोनों हमेशा साथ होती थी। 7वीं 8वीं तक आते आते तो इन दोनों की कारगुजारियां जासूसी एवं रोमानी उपन्यास पढ़ने तथा कभी कभार मौका पाते ही सपना टाकीज में छिपकर पिक्चर देख आने तक बढ़ गई थी। क्या मजाल कि दोनों के बीच की बात की तीसरे को भनक तक लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता के पिता का तबादला हो गया था। बाद में जब किसी बिचौलिए की सहायता से उसका रिश्ता मानो के लिए आया तो सब ने स्वीकृति की मुहर इसीलिए लगाई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को। दूसरी ओर वह थी कि डॉक्टर पति पाने से भी अधिक प्रसन्नता उसे सरिता को ननन के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वो रिश्ता। अपाहिज बच्चे की ये बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जिज्जी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय में सरिता अपनी सखी का नहीं
बल्कि माँ तथा जिज्जी का साथ देगी। आखिर उसे भी तो कुछ नहीं बताया गया था, वो भी धोखे में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गई थी। 3 दिनों में पहली बार आंखें छलक आई थी उसकी। आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पूछने वाला सामने हो। उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी, पर उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने तो अहमियत ही ना दी थी इस बात को। जिस बात को जानने का कोई कारण ही ना हो, उसे ना भी बताया जाए तो क्या हर्ज है। सबको सुनाकर कहा था सरिता ने, वे सब बड़े हैं तो क्या, दूसरों को सिर झुकाकर उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात माननी पड़ेगी। जिज्जी ने चिढ़कर दोनों को एक ही थैली के चट्टे बट्टे तक कह दिया था। बचपन की दबंगई गई कहाँ है सरिता की। बड़ी ही दुखती रग पर हाथ धर दिया था उसने। सीधे कह दिया, अपना दुख विसरा चुकी हो जिज्जी। जिज्जी सन्न रह गई थी। रोती बिसूरती पैर पटकती जा बैठी थी अपने कमरे में। उनकी आंख के आगे अंधेरा छाने लगा था। देखा जाए तो जिज्जी के दुख की विशालता का कहाँ और छोर है। असमय ही पति की मृत्यु के बाद बेटे को अपने पास रख 6 महीने की बेटी सहित जिज्जी को नंगे पांव घर से बाहर कर दिया था उनके ससुराल वालों ने। वो समझती है जिज्जी की मनोदशा। तब की उपजी कड़वाहट ने उनका जीवन ही नहीं, दिल दिमाग तथा जबान तक को जहरीला कर दिया है। कहीं न कहीं ये बात भी थी कि मायके में अपने पांव जमाए रखने के लिए वे पूरे घर की नकेल को कस कर थामे रखना चाहती थी, जबकि वो है कि फिसलती ही जा रही है उनके हाथों से। उस पर सरिता ने आकर और गुड़ गोबर कर दिया था। दृढ़ प्राचीर की भांति खड़ी हो गई थी सरिता उसके और माँ व जिज्जी के बीच। निश्चय तो पहले से ही पक्का था। जब सरिता की बातों ने उसका हौसला और बढ़ा दिया तो दृढ़ता की अनगिनत परतें और चढ़ गई थी उसके निश्चय पर। मानो डॉक्टर है, छोटू की बीमारी उन्होंने पहले भांप ली थी। उससे उखड़े उखड़े और कटे कटे रहने लगे थे। छोटू के लक्षण दूसरे साल ही प्रकट होने लगे थे। बोलता भी था, दांत भी निकल आए थे, कूल्हों के बल घिसटता था। सहारा देकर खड़ा करने पर भी पैर नीचे नहीं रखता था। मानो चपरासी को भेजकर अक्सर छोटू को नर्सिंग होम बुलवा लेते। उसे पता ही न चलने दिया। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाए, दवाएं दी जाने लगी। विटामिन एवं एनर्जी बूस्टर के नाम पर वो स्वयं न जाने कौन कौन सी दवाएं खुद अपने हाथों से देते रहे थे छोटू को। एक बार तो दिल्ली भी हो आए थे घूमने के नाम पर। बहाने से मानो छोटू को एम्स ले गए। गेस्ट हाउस लौटे तो चेहरा उतरा हुआ था। रोज बच्चों के साथ उसे पर्यटन विभाग की बस में बिठा देते दिल्ली दर्शन के लिए। स्वयं काम का बहाना कर फाइलें लेकर अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटते। शक तो उसे भी था। 3 साल का बच्चा स्वस्थ और सुंदर, पर टांगे जैसे सूखी हड्डी मात्र, जान ही नहीं थी टांगों में। इस विषय में मानो से बात करती तो वे खींच जाते या रूखा सा जवाब देते, कुछ नहीं, सब ठीक है, कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कहकर वे खुद को तसल्ली देते थे या उसे। उसने चुपचाप कई प्रकार के आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक तेल व लेप मलने शुरू कर दिए थे छोटू की टांगों पर। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते, इस विषय में चिंतित तथा किसी अनहोनी की आशंका में घुलते रहते। मैडम, रामबाग आ गया, अब किधर लूँ? टैक्सी वाले ने टोका तो सचेत होकर उसने इधर उधर देखा। टैक्सी वाला सोच रहा था कि सफ़र की थकी सवारी शायद सो गई है। वो फिर से बोला, उठो मैडम जी, बताओ कौन सी गली में ले लूँ? मानो नर्सिंग होम। अच्छा जी, कहकर उसने निर्दिष्ट दिशा की ओर गाड़ी मोड़ दी। घर पहुंचकर उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि मानो से कुछ पूछे या सवाल जवाब करे। जो छिपी बात बाहर निकल ही गई हो, उसे पुनः तो नहीं छिपाया जा सकता। और कुछ हो या ना हो, पति पत्नी के मध्य रिश्ता अवश्य ही अनाथ हो गया था। दोनों के बीच का गहन अबोला पूरे घर में शाएं शाएं करता डोलने लगा था। छोटी बेटी तो अबोध थी अभी, पर किशोरावस्था की ओर पग बढ़ाती बड़ी बेटी नैन्सी कुछ समझ रही थी,
कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। छोटू पता नहीं किस अज्ञात प्रेरणावश हर समय उसी के साथ चिपका रहता। अपनी सारी संचित शक्ति से वो अपने दृढ़ निश्चय, साहस तथा ममता को जागृत रखती कि कहीं किसी कमजोर पल में निष्ठुर पौरुष उसे अपने सामने घुटने टेकने को विवश न कर दे। 3 दिन का छूटा घर समेटने लगी तो उसने मानो की टेबल पर मेडिकल पत्रिका का एक अंक पढ़ा देखा था, जन्मजात एवं वंशानुगत शारीरिक विसंगतियों का विशेषांक। रात करीब 4 बजे उसकी नींद खुली तो देखा मानो लैपटॉप पर दत्तचित्त होकर पता नहीं क्या काम कर रहे थे। सांस रोककर वो चुपचाप देखती रही थी। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद कर मानो कोहनियों को मेज पर टिकाए दोनों हथेलियों में अपना झुका हुआ सिर थाम कर देर तक बैठे रहे थे। सुबह नर्सिंग होम नहीं गए वे, पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगे थे। कभी किसी को फ़ोन करते, कभी कागज़ पत्तर फैलाकर बैठ जाते। अचानक उठे और अटैची निकालकर छोटू का सामान उसमें भरने लगे। उसे लगा वो गस खाकर गिर पड़े। अपना सारा अहम, सारा मान अभिमान भूलकर वो पति के पैरों में लौट गई। बस करो मानो, और मुश्किलें ना बढ़ाओ ये सब करके मेरे लिए। मानो तड़प कर बोले, पत्थर नहीं हूँ मैं, कोई इलाज नहीं है इसका यहाँ, और विदेश में इतना महंगा है कि मैं अपना सब कुछ बेच भी दूँ तो भी पूरा ना पड़ेगा, समझी तुम। उस पर भी गारंटी कुछ नहीं। पता नहीं मानो की खीज, क्रोध और चिल्लाहट का मूल कारण क्या था। एक असहाय अपाहिज बेटे के प्रति पिता का फर्ज निभा पाने की अक्षमता, या एक कमजोर क्षण में एक निराश्रित को अपना मान लेने का निर्णय। नैन्सी आंसुओं में भीगी, डरी सहमी दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख सुन रही थी। इससे पहले उन्होंने कभी पिता को इतने क्रोध में नहीं देखा था। तभी डोरबेल बजी। सन्नाटा पसर गया कमरे में। क्षण भर को सब ठिठक गए। वो खुद को संभालती उठी और दरवाज़ा खोला। प्रजापति जी थे, मानो के मित्र एवं नैन्सी के लॉन्ग जंप खेल के कोच। घर के असहज वातावरण को भांप कर कुछ अचकचा सी गए थे वो समझ गई थी उनके आने का कारण। अंतर विद्यालय प्रतियोगिता को कुछ ही दिन रह गए हैं, पर नैन्सी का ध्यान ही नहीं है आजकल किसी चीज़ में। प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आती आजकल बेटा? सीधे नैन्सी से ही पूछ लिया था प्रजापति जी ने। नैन्सी अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है इस खेल में। मुझे नहीं खेलना, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। क्यों, क्या मुसीबत आन पड़ी है पता तो चले। अरे गोल्ड जीत सकती हो, स्टेट लेवल पर जाओगी, दिमाग में भूसा भरा है क्या? चांस रोज रोज नहीं मिलते। मानव ने बेटी के सर के बैठे होने का भी लिहाज न किया और अपने भीतर दबा कहीं का आक्रोश कहीं निकाला। रेखा के पांव की हड्डी टूट गई है जंप लगाते हुए, नैन्सी डर कर बोली। तो हैरानी से प्रजापति जी बोले। उनकी बात बीच में ही काट कर मानो बिफर पड़े। चोट उसे लगी है, तुम्हारी तो सलामत है ना दोनों टांगे। चोट के डर से क्या घर पर बैठ जाओगी? नैन्सी आंसू रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। आंखें जैसे जल रही थी उसकी, मुंह तमतमा गया था। उसकी दृष्टि छोटू के पैरों पर जमी थी। लग सकती है मुझे भी, कहीं मेरे पैर भी तो आप मुझे भी छोटू की तरह। रुलाई में शब्द गडमड हो गए थे। पुत्री के टूटे फूटे आस्फुट शब्द और अधूरे वाक्यों ने अपनी पूरी बात संप्रेषित कर दी थी। मानो के पैरों के नीचे की धरती घूम सी गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेदम होकर वे पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए। प्रजापति जी चले गए थे। मानो ने अटैची से छोटू के कपड़े बाहर निकाल दिए। माँ की गोद में बैठे छोटू को वो देखने लगे। छोटू अपनी गोल गोल आंखों से मानो को टुकुर टुकुर देख रहा था। सहसा मानो ने उसे अपनी गोद में भींच लिया और जोर जोर से सिसक उठे। हम छोटू को इतना काबिल बनाएंगे कि वो अपनी इस शारीरिक अक्षमता को भूल जाएगा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।